नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग देख रहे थे। और इस वाले पार्ट में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जॉन डाल्टन के बारे में। महान साइंटिस्ट थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1766 AD में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। शुरुआत में इन्होंने टीचर का एज ए कैरियर स्टार्ट किया था। बाद में इन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉलेजों में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1808 आते आते इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी पब्लिश की, जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी, विच जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इनके स्टडी ऑफ मैटर का, जो कि बहुत फेमस भी हुआ। तो इसी जो इनके द्वारा जो पोस्टुलेट दिया गया था एटॉमिक थ्योरी पे, तो उसी को हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो इसके थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये थ्योरी किस पे बेस्ड है और ये थ्योरी क्या कहती है। अभी पोस्टुलेट इसके बाद आएगा कि इनके थ्योरी में क्या कहा गया, जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी में क्या कहा है। पहले हम लोग इस थ्योरी का ब्रीफ ले लेते हैं। तो डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस दोनों पे इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, इस दोनों को वैलिडेट करती है, इस पे इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड होता है। इन्होंने एटम्स वर्ड का यूज़ किया है, जो कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो पहला पार्ट था उसमें पढ़ा था। जो एटम्स जो है वो ग्रीक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा वहाँ पे जो निकला था एटम शब्द, वहीं से इन्होंने एटम शब्द को उठाया, जिसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, को एटम्स कहते हैं। वो इन्होंने जो शब्द उठाया एटम्स, वो ग्रीक फिलोसफर से उठाया। ओके, और इसकी इनकी जो थ्योरी है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, और इसको ही ये पूरी तरह से डिफाइन भी करती है। अब हम लोग पोस्टुलेट देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, एक एक करके एक एक क्या क्या स्टेटमेंट है इसमें, तो वो हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो जितने भी मैटर हम अपने आसपास, जितने भी चीज़ों को हम देख सकते हैं, कुछ भी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, बिल्डिंग्स हो, कार्स हो, रोड हो, एयर हो, जो भी चीज़ हमें दिखाई देता है या फील या टच कर सकते हैं, वो सारे चीज़ें एटम से बनी होती है। ठीक है, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा। हो सकता है कोई ज़्यादा करे, कम करे, लेकिन करेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये चीज़, दो चीज़ इसमें पहले वाले जो थ्योरी की जो पहली लाइन है, उससे दो चीज़ समझ में आती है जो इन डाल्टन्स के द्वारा बताई गई है, कि कोई भी चीज़ जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर, जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, आपके सामने जो आप मोबाइल है, वो भी एटम से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का ये चीज़ एक कंसेप्ट हुआ। और दूसरी बात की, जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, टच कर रही है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं। हो सकता है कि भविष्य में कुछ थ्योरी आए जिसमें ये चीज़ गलत हो, तो लेकिन जो डाल्टन्स के द्वारा कहा गया वो हम अभी लेके चल रहे हैं, कि तो जितने चीज़ें हैं वो मैटर से बनी होती हैं और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये इनका पहला पोस्टुलेट हो गया। अगला पोस्टुलेट की बात करें, तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब कि एटम्स को फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। ध्यान रखिए, 1860 में इन्होंने थ्योरी दिया था, आज से 200 साल पहले। ठीक है, तो उस समय एटम्स को डिवीजन नहीं किया जा सकता, लेकिन आज किया जा सकता है। तभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी थ्योरी हम लोग पढ़े, तो इनके हिसाब से अभी के लिए इनके हिसाब से चलेंगे कि एटम इनडिविजिबल होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, और इनको बनाया भी नहीं जा सकता, और इनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में इनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, न बनाया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और इंडिविजुअल होता है, फर्दर इसको डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन होता है तो ये अमोनिया फॉर्म करता है, NH3। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और जो केमिकली फॉर्म्ड हो गए, केमिकली कंबाइंड हो गए, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन रहेंगे और हाइड्रोजन रहेंगे, कुछ भी नया नहीं हो जाएगा। ठीक है, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही इस थ्योरी को करिए। और जो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पहला वाला जो लॉ था, वो इसी को प्रूव करता है। इसी से वो लिया गया, या ये उसको प्रूव करता है, वो इसको प्रूव करता है, दोनों म्यूचुअल है। ठीक है, तो यहीं से जो जो इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है डाल्टन्स का, वहीं से वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ होता है। ओके, अब थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं।
एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है तो उसका जो कोई भी एलिमेंट का जो एटम होगा उसका जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब कार्बन का अगर हम लोग एटम्स की बात करें तो वो किसी भी कंडीशन में सेम ही रहेगा। ठीक है, अब कार्बन की अगर हम लोग बात करें थोड़ा डिटेल में तो कार्बन हमारे शुगर में भी प्रेजेंट रहता है, चीनी में भी होता है, ह्यूमन में भी कार्बन होता है, प्लांट में भी कार्बन होता है, मीथेन में भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है। कहीं का भी जो कार्बन होगा वो कार्बन का जो एटम होगा वो आइडेंटिकली होगा, सेम होगा। ये दूसरी थ्योरी इनकी, तीसरी थ्योरी इनकी बताती है। ठीक है, अगर हम चौथी थ्योरी की बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरे अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हो वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, और उनकी अलग अलग मासेस भी होगी और वो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे। ये बताया जा रहा है चौथे पोस्टुलेट, डाल्टन्स के जो चौथा पोस्टुलेट है उसमें जो चौथी बातें बताई जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कार्बन के एटम ऑक्सीजन के एटम से अलग होंगे, या फिर कार्बन के एटम जिस दूसरे भी एलिमेंट है सबसे अलग होंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन के एटम जो इतने भी एलिमेंट है उन सबसे अलग हो गए, उनका मास अलग होगा, उनका जो केमिकल नेचर है वो अलग होगा, वो किसी अलग टाइप के केमिकल कॉम्बिनेशन में जाएंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरी तरह का केमिकल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, कार्बन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग, जितने एलिमेंट उतने टाइप के। लेकिन पार्टिकुलर एटम जैसे कि हाइड्रोजन का एटम वो कहीं पे भी ले लें, यूनिवर्स में कहीं पे भी ले लें, वो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताया जा रहा है। पांचवा का बात करें तो एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल और होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे कि हमेशा ये होल नंबर में भी कंबाइन करेंगे, टुकड़ों में जाके नहीं कंबाइन करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन H2O, तो दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन के अगर मिलते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, आधे एटम हाइड्रोजन के और आधे एटम ऑक्सीजन की या 1.5 एटम ऑक्सीजन की, इस तरह का नहीं होगा। पार्टिकल टूटेंगे नहीं, होल नंबर में रहेगा, 1 2 3 4 इस तरह का नंबर भी चलेगा। ठीक है, अमोनिया का एग्जाम्पल है NH3, तो एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन का। यहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट मास की बात नहीं कर रहा हूँ, मास तो कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो बताया जा रहा है एटम का, ठीक है, वही फॉर्मूला में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे वाटर में 2 ठो हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब मिलेगा तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन 1 एटम और 3 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे तो अमोनिया का फॉर्म करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा तो वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4, मतलब कि हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम आपस में कंबाइन होंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। यही इनका पांचवा पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम कंबाइन होकर कंपाउंड जो बनाएंगे वहाँ पे उनका नंबर होल नंबर में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो, लेकिन कांस्टेंट नंबर में ही रहेगा। ठीक है, उस तरह शुगर का भी एग्जांपल ले ले तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 मिलके हमारे शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। अब छठे पोस्टुलेट की बात करते हैं तो रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। तो रिलेटिव नंबर और जो उनके एटम्स के जो काइंड है हमेशा कांस्टेंट रहेंगे गिवन कंपाउंड में। ठीक है, जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय वेट हमेशा फिक्स्ड होगा 1:8, जो कि हमारा जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला जो थ्योरी था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा वाला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम लोग वाटर की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा जो कंबाइंड होंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो बाय वेट में कंबाइंड होंगे, जो कि 1:8 होता है वाटर के रेस्पेक्ट में, और दूसरे कंपाउंड होंगे तो उसमें दूसरा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अगला वाला पार्ट में हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे।